All right, gentlemen, back in action. ये और just like always, we are trying to aim to stack mileage. तो कोशिश रहेगी आज की 75 किलोमीटर्स की राइड, ठीक है, थ्रू स्निंग वैली। एंड सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। टाइम हो रहा है 4:10 या 20 आई गेस, तो 4:30 मान लो। एंड इन नेक्स्ट 1 or so hour will be reaching our destination, gentlemen. Hopefully, अगर चीज़ें अच्छी जाए। बाकी एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। डेंगू रिकवरी भी सही चल रही है। प्लेटलेट्स आर इन कंट्रोल, बीपी कंट्रोल में है। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। आई एम नॉट क्वाइट श्योर इफ़ आई एम ऑडिबल, क्योंकि माइक मैं घर पे छोड़ के आया हूँ। तो प्लीज़ कट मी सम स्लैक गाइज, ठीक है। बाकी अल मेक श्योर कि बीच में फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करते रहूँ ताकि आपको भी मज़े आए थ्रू दी राइड, ठीक है। चलो, अभी तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर, कुछ दिख भी रहा होगा आपको। इज इट विजिबल? कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एवरीथिंग इज़ वॉबली जेंटलमैन। चलो कोई बात नहीं, आई सी यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल मेरे नौजवान सीजन। आई होप यू गाइज आर कीपिंग वेल। आई वेलकम यू ऑल टू क्रॉस बैटन, और हम देख रहे हैं सीडीएस के लिए रिकॉल सीरीज फॉर पॉलिटी। नाउ टारगेट होगा हमारे इस वीडियो का कुल 130 से 135 सवाल करने का, ठीक है। यानी पिछले 10 साल में जितनी भी चीजें आई हैं, पिछले 10 सालों में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, हर एक सवालों से रिलेटेड उससे हम थीम निकालेंगे, उससे हम कोर एरियाज निकालेंगे, और इवेंचुअली हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड थीम को हम कवर करते 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 एक बढ़िया सा हीट मैप तैयार करेंगे, ठीक है। Be rest assured, gentlemen, by the end of this video, you will be at a much better place, ठीक है। जो 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं पॉलिटी से, आई अश्योर यू यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई अज्यूम, आई होप आप सबकी सीडीएस की प्रिपरेशन अब तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उनकी बातों को आप अच्छे से सुन रहे हो, उनकी बातों को आप अच्छे से अमल में ला रहे हो, और इन जनरल आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, ठीक है। बाकी नोट्स की जो बात की जाए, आपको स्कैन, आप जब ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे, इट विल टेक यू टू माय ड्राइव लिंक। वहां पे आपको आराम से सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। डन। तो जब आप इसे स्कैन करोगे, तो आपको है ना 2 प्रकार के पीडीएफ मिलेंगे। एक होगा एनोटेटेड पीडीएफ, एक होगा अनएनोटेटेड पीडीएफ। नाउ ये मेरी दिली इच्छा है कि आप जाएं और अनएनोटेटेड वर्जन को डाउनलोड करें। उसका एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट ले लें, और जैसे जैसे चीजें कराई जा रही है वैसे वैसे चीजों को आप साथ में एनोटेशन करते चलें, ठीक है। इससे क्या होगा, एक पर्सनलाइज नोट्स तैयार होगा, ठीक है। और पर्सनलाइज नोट्स का ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे मैंने एक रिव्यू दे दिया है आपको, ठीक है। कुल 10 साल के सवालों का पूरा रिव्यू मिल गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कम से कम 20 तो हमारा मिनिमा है। सॉरी, 10 सवाल तो कम से कम आ ही रहे हैं सेक्शन से, ठीक है। यानी 20 मार्क्स के सवाल बन रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। तो इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। नाउ यहाँ पे हम कुछ निक एंड पिक नहीं करने वाले हैं, सारे सवाल को जैसे जैसे वो आ रहे हैं सब कुछ करेंगे हम। 123 क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 1-2 साल के सवाल मैंने लिए नहीं है, उसे मैं और ऐड करने वाला हूं, तो ये कुछ 130 से 135 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो मस्ती से टेबल कुर्सी आप सजा के बैठो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां वहां मैंने बेयर एक्ट भी डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेट क्या होगा, फ्लो कैसे होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं। मान लो हमने कोई एक सवाल पढ़ा, ठीक है। ये सवाल में कोर थीम कोर थीम क्या है जिसके ऊपर हमें क्विज किया जा रहा है, जिसको जो हमें पता होना चाहिए, वो कोर थीम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस कोर थीम में जितनी भी चीजें रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू,
वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और प्राइमिंग करेंगे किसके साथ, बेयर एक्ट के साथ, ठीक है। बेयर एक्ट को हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। डन है, डन है क्या? चलो, तो टेबल कुर्सी आराम से निकाल के बैठो, ठीक है, तसल्ली से, और कोशिश करना है एक ही बार में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी फोटो भेजो टेबल कुर्सी के साथ, ठीक है, ताकि एक बढ़िया सा कोलाज हम बना पाए, और इसे जा करके हम अगले वीडियो में सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो है वो कोलाज को डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। यू गाइज आर माई पाइनियर्स, उसे हम डिस्प्ले करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डन। चलो फिर मिलते हैं एक धमाकेदार ट्रांजिशन के बाद। ऑल जेंटलमैन, विल स्टार्ट विद आवर सीरीज इटसेल्फ, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुल ₹1 के लिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वाज द पैसा 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 महोत्सव 2025 वाज हेल्ड? प्रोटोकॉल सेम रहेगा। आपके 10 सेकंड होते हैं शुरू। एटलीस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू प्रिएम्प्ट द आंसर। बढ़ा जाए आगे, चलिए। और बिफोर वी बिगिन, कुछ छोटी छोटी चीजें लेकिन मोटी मोटी बातें रिलेटेड टू पैसा हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैंने ग्राम सभा से रिलेटेड दिए हैं, कुछ छोटी छोटी चीज देख लेते हैं। सबसे पहले, नाउ व्हेन आई हियर पैसा, हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरी चीज है 5th शेड्यूल, एंड दूसरी चीज है 5th शेड्यूल, ठीक है। नाउ 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये इनैक्ट किया गया था रिलेटेड टू पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। परंतु इनके जो प्रोविजंस होते हैं, क्या रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। बट इनके जो प्रोविजंस होते हैं वो डायरेक्टली एज इट इज अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं टू दी 5th शेड्यूल्ड एरिया। रीजन बीइंग, 5th शेड्यूल्ड एरिया वो एरिया है जहां पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती है, ठीक है। तो उनके खुद के डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन होते हैं, उनके खुद के कस्टमरीज लॉज होते हैं, उनके खुद के रिचुअल्स होते हैं विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट्स के प्रोविजंस को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पैसा आया टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। डन है, इतनी बातें क्लियर है। और ये इनैक्ट कब हुआ था? ये इनैक्ट हुआ था 1996 में। नाउ अगर इसके प्रोविजंस पे हम एक नजर डालें तो यहाँ पे देखने को मिलता है ग्राम सभा को एक है ना एक्सटेंडेड, उनको है ना एक्सटेंडेड सोवेरिटी दी गई है, ठीक है, एक पेडेस्ट्रल दिया गया है। अब ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर रिसाइडिंग इन द 5th शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। वो एक बॉडी है जिसमें जितने भी लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं, जो कि वोटिंग एज में आते हैं, वो सारे उनको आपने क्लब कर दिया है और उन्हें आप एक आप उन्हें ग्राम सभा कह रहे हो, ठीक है। नाउ इस बॉडी की जो है ना 50% ऑफ द सीट्स, यानी जो मेंबर्स होंगे वो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट 100% ऑफ द चेयरपर्सन सीट विल बी रिजर्व फॉर एसटी कम्युनिटी। डन है, तो ये बात थी रिजर्वेशन से रिलेटेड। और दूसरी चीज है फंड यूटिलाइजेशन, यानी फंड को आप कैसे यूज करोगे। जो भी डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन होती हैं उससे रिलेटेड टेंडर्स किसको जाएगा, वो यूटिलाइज कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या टाइमलाइन होगा, अगेन वो डिसीजन भी कौन लेता है? ग्राम सभा लेता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड रिसोर्स एलोकेशन एंड रिसोर्स एक्विजिशन लिख दिया मैंने, ये लैंड एक्विजिशन, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन से रिलेटेड भी सारे डिसीजंस ग्राम सभा ही लेते हैं। यानी अगर लैंड एक्विजिशन करना है, यू वुड हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ग्राम सभा। या फिर जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं या फिर माइनिंग लीज होती हैं, उन सारे उन सब का परमिशन भी किनसे लेना होगा? हमें ग्राम सभा से लेना होगा। फिर मनी लेंडिंग के जितने लॉज बनते हैं वो भी ग्राम सभा लेता है। फिर विलेज विलेज मार्केट का जो कंट्रोल है वो भी किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। फिर अगेन छोटी छोटी चीजें प्रोहिबिशन वो डाल सकते हैं ऑन द इंटॉक्सिकेंट। नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत इटसेल्फ। डन है, आगे देखें। यही सारी चीजें आपको यही सारी चीजें आपको बेयर एक्ट में मिलेगी। मेरे कहने पे एक बार कर्सरी तरीके से आप रीड कर लेना। ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, ये आगे भी हमें मिलने वाला है। डन है, आगे बढ़े, चलिए।
तो आंसर क्या है हमारा इसका? विशाखापट्टनम। ये हमने पीआईबी में किया था, ठीक है। एफ कैट के लिए एक करंट अफेयर की सीरीज आई थी, उसमें हमने ये कवर कर रखा है ऑलरेडी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one among the following statement regarding the fundamental right of the Constitution of India is not correct? Take your time, read the options, try to preempt the answer. Now, फंडामेंटल राइट है ना, अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसे कवर करने में, हम यूजुअली इसे 5 से 6 लेक्चर्स में कवर करते हैं, बट विल ट्राई कि, ठीक है, जितनी भी चीज़ें पूछे जा रही है ओवर द कोर्स ऑफ 5 to 6 क्वेश्चंस, उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट विल बी कवर्ड, ठीक है। अभी आपको बस मस्ती से सुनना है। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं इसके जनरल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इसके जनरल फीचर्स को देखो तो हमने है ना ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। यूएसए में एक पार्ट है कॉल्ड बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। हमने इसे वहां से बोरो किया है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनडायरेक्टली एम्प्लाइड है कि इट इज टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब इसी के साथ साथ मेरा आपसे ये सवाल है, इन द केस ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हो अंडर आर्टिकल 32? क्या आप हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हो अंडर आर्टिकल 226? खटखटा सकते हो, खटखटा सकते हो, मतलब इट इज लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, एंड जस्टिसेबल। Now coming back to our question. Now they provide for equality of opportunity in the matter of public employment. Is it the case? Yes, under Article 16. Now they guarantee freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. ये mentioned है ना आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में यही सारी चीजें दी गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली, एक्सट्रीम वर्ड आ गया है, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। नाउ अगर यहाँ पे मैं सेक्स भी मेंशन कर देता और प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूं, तब क्या ये ऑप्शन सही हो जा रहा है? तब ये सही होता है। यानी यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर, ठीक है। लीगली एनफोर्सेबल है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। Now consider the following statement regarding the amendment procedure under Article 368 of the Constitution of India. Take your time, read the option, gentlemen. डन है? बढ़ा जाए आगे, चलिए। यहाँ पे मैंने बेयर एक्ट भी डाल दिया, ठीक है, पीएम बख्शी बुक से मैंने बेयर एक्ट भी डाल दिया। एक नजर डाल देते हैं, फिर हम देखेंगे कुछ कुछ बातें इससे रिलेटेड। नाउ यहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल 368 की बात की जा रही है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? इनिशिएशन यानी इंट्रोडक्शन, लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं? इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द bill for the purpose in either house of the parliament and when the bill is passed in each houses by the majority। चलो देख लेते हैं। यानी आप either लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप ये पारित कर सकते हो ये बिल को, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इस बात का भी आप ध्यान रखो कि प्राइवेट मेंबर या फिर सिटिंग मिनिस्टर कोई भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है इन लोकसभा प्लस राज्यसभा,
डन है। इसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ पासेज। नाउ अगर आपको ये बिल को पास करना है ना, तो यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। डन है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? इट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर इन दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, यानी टोटल मेंबरशिप जिसमें इंक्लूड होगा एब्सेंट सीट एज वेल एज वेकेंट सीट, इसी के साथ साथ 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन दिस इज योर स्पेशल मेजोरिटी। और जस्ट इन केस इफ द इंट्रोड्यूस्ड बिल डील्स विद एनी ऑफ द फेडरल केसेस, ठीक है, अगर वो किसी फेडरल इश्यूज को हाँ, क्या कहते हैं, अमेंड करना चाह रहा है, जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से रिलेटेड हो गया, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड हो गया, या फिर आर्टिकल 368 इटसेल्फ, इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड द परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन चाहिए होगा बाय सिंपल मेजोरिटी। डन है। तो तीसरा हम देखते हैं, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। ठीक है, इन फेडरल इश्यूज। डन है। और फोर्थ केस में क्या है? प्रेसिडेंशियल असेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस जब बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जा रहा है, और वो रेटिफाई भी हो गया इन द केस ऑफ फेडरल इश्यूज, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव हिज असेंट। डन है यहां तक? आगे बढ़े। चले, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये बात सही है? क्या वो लोकसभा और राज्यसभा किन्हीं में भी आ सकता है, और कोई भी उन्हें पारित कर सकता है, बी इट योर सिटिंग मिनिस्टर और योर प्राइवेट मेंबर। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या ये स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं? जी गुरुजी, तो ये ऑप्शन भी सही है। नाउ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर फॉर नॉट लेस देन हाफ। मतलब ध्यान देना है, ऑल की बात कर रहे हैं, एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया है। यू डोंट नीड इट टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, सारे केसेस में नहीं, ओनली इन द फेडरल इश्यूज। ठीक है, डन है। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 जहां पे भी दिख रहा है आप काट दो। Now, consider the following statement regarding the qualification of a person for appointment as a judge of Supreme Court. Take your time, read the option. Eligibility criteria पे सवाल है। हाँ, रीड कैसे करोगे आप अब? चलिए यहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप सुप्रीम कोर्ट के देखोगे ना, तो लक्ष्मीकांत में पर्टिकुलरली मेंशन्ड है, ही हैज टू बी, लक्ष्मीकांत ने कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली मेंशन्ड है दैट ही हैज टू बी सिटीजन। सिटीजन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, आई एम सॉरी बाबू। सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज वेल एज उसे इन 3 में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। आइदर वो जज होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट, कब तक? 5 सालों तक, या फिर वो एडवोकेट हो सकता है हाई कोर्ट का, कब तक? 10 सालों तक, या तो फिर प्रेसिडेंट के नजर में वो एक डिस्टिंग्विश्ड, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो, और आप इंडिया के एक सिटीजन हो, आप एक अच्छे भोले भाले प्यारे से नागरिक हो, तो आप एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। डन है यहां तक? देख लें।
A person has to be for at least 5 year judge of the high court or 2 or more in such court in succession. क्या ये बात सही है? सही है. A person has to be for at least 10 year an advocate of high court. क्या ये बात सही है? सही है. A person in the opinion of the chief justice, not chief justice gentlemen, president. ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग. चलो, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल, एक और सवाल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आ गया है. फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज नॉट करेक्ट. डेजावू हो रहा है मुझे जेंटलमैन, डेजावू हो रहा है. क्या हमने ये सवाल कर रखा है? अगर कर रखा है तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आप कमेंट में लिख दें. विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड special provision given therein is not correctly matched. Take your time, read the option, German. चलिए, सीरियस 2026 का सवाल है. डायरेक्टली बेयर एक्ट से हम करते हैं. सबसे पहले ये हमें मिलता है किसमें? पार्ट 21 में. नाउ ध्यान देने वाली बात है ना कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया है. ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था. जैसे जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को लगा कि हाँ वी नीड स्पेशल लॉज, ठीक है, टू मीट द रीजनल एस्पिरेशन ऑफ पीपल. उनके यूनिक ज्योग्राफी की वजह से, उनके यूनिक प्रॉब्लम्स की वजह से, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में ही विदर्भ रीजन है, ठीक है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इट इज़ वेरी 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 यूनिक. ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वुड बी एबल टू रिलेट टू. ठीक है, तो उनको केटर करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज एंड स्पेशल डेवलपमेंटल प्लान्स के लिए ये एक्ट्स बनाए गए थे. ठीक है, एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे स्टेट आपको इनमें से मिलेंगे इन सारे लिस्ट में जहाँ पे ट्राइबल कल्चर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है. ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनके यूनिक कस्टमरीज लॉज को भी प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है. देन है, तो आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371 जे तक हम देखेंगे लिस्ट. नाउ ये सारी चीज़ें हमने एक बार में ही एक जगह पे ही कवर करने की कोशिश करी है. ये सवाल आर्टिकल 371 में सीडीएस में कुल 3 बार ये सवाल आ चुका है. ठीक है, नाउ 371 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात. महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है, 371A is related to Nagaland, 371B is related to Assam, 371C is related to Manipur. Now 371D is related to Andhra Pradesh and Telangana. E is related to Andhra Pradesh, F is related to Sikkim, G is related to Mizoram, H is related to Arunachal Pradesh, I is related to Goa and J is related to Karnataka. ठीक है, नाउ इनके है ना यूनिक ये थे, क्या कहते हैं, इश्यूज थे, उनको केटर करने के लिए बनाया गया है. बट वो इश्यूज पे हम ना जा करके हमें हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम बस स्टेट्स को याद रखें. ठीक है, हो जाएगा ये, आगे बढ़ा जाए. चलिए, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिम्स्टेक इंटरनेशनल रिलेशन पे सवाल है. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज नॉट करेक्ट. इज नॉट करेक्ट. टेक योर टाइम, रीड द ऑप्शंस. चले, आ जाओ, बिम्स्टेक के ऊपर सवाल है. चलो एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं. सबसे पहले बिम्स्टेक, बिम्स्टेक है ना, इट वाज फाउंडेड इन ईयर 1997. ठीक है, अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है, और इसके सेक्रेटेरिएट कहां पर है? इज इन ढाका. इन दो पॉइंट्स को प्लीज याद रखो, बहुत बार आपको इन पॉइंट्स पे सवाल आएंगे. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. और ऐसा हुआ है ना, अगर आप इनके मेंबर्स पे बात करो तो इट हैज इन टोटल ऑफ 7 मेंबर्स. निमोनिक्स में बता रहा हूं, इसे याद रखने का. MB
BSNIT, ठीक है। MBBS आपने करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। कैसे याद रखोगे? M से आ गया आपका म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, NI थाईलैंड एंड श्रीलंका। डन है? डन है, ठीक है। चलिए, और इन ईयर 2022 जो कि हुआ था हमारा 5th बिम्स्टेक समिट, उसमें जितने भी इश्यूज हैं ऑफ कॉमन कंसर्न, हमने क्या किया, उसे 7 पिलर्स में बांट दिया। और 7 पिलर्स को हमने बोला कि यार एक एक पिलर हम करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। सो एक एक पिलर का एक लीड कंट्री है जो कि वो पिलर को लीड कर रहा है। तो अगर हम पिलर्स को एक बार अच्छे से देखें, तो सबसे पहला पिलर हमें देखने को मिलता है सिक्योरिटी, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा ट्रेड, चौथा एनवायरनमेंट, पांचवा एग्रीकल्चर, छठा यहां लिख दूं पीपल, पीपल टू पीपल कनेक्ट, एंड सातवां साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक एक लीड कंट्री अलॉट की गई कि हाँ यार आप लीड करो ये सारे सेक्टर को। सिक्योरिटी दिया गया है किसको? किसको? हमारा प्यारे भारत को, ठीक है। कनेक्टिविटी किसे दी गई है? कनेक्टिविटी दी गई है थाईलैंड को। थाईलैंड को। ट्रेड किसे दिया गया है? ट्रेड दिया गया है बांग्लादेश को। और एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स भूटान को दिया गया है। एग्रीकल्चर किसे दिया गया है? म्यांमार को। पीपल टू पीपल कनेक्ट नेपाल को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गेस व्हाट, गेस व्हाट, सरप्राइज सरप्राइज, श्रीलंका को, ठीक है। तो प्लीज आप याद रखो, ये इन पिलर्स पे काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार पिलर्स देख लेना मेरे कहने पे, ठीक है। याद करें, एक साथ याद करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कौन डील कर रहा है? इंडिया डील करेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी कौन डील कर रहे हैं? थाईलैंड डील कर रहे हैं। ट्रेड बांग्लादेश। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट तो आइए सबसे इजी है याद करना, भूटान, ठीक है। कंसिडरिंग हाउ इन्वायरमेंटली कॉन्शियस भूटानीज पीपल आर, ठीक है। एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेती बहुत ही ज्यादा होती है, जहाँ पे चावलों की खेती, राइस कल्टीवेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है म्यांमार में, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्ट नेपाल, इसे आप टूरिज्म माउंट एवरेस्ट से आप याद कर सकते हो, ठीक है, नेपाल में। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो यार अजूबा है, श्रीलंका, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज और आर करेक्ट? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सवाल है, ट्राई टू अटेम्प्ट जेंटलमैन। चलिए, सो थोड़ी बहुत हिस्ट्री की लेसन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आते हैं हमारे सवाल पे। नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, याद करो मंडल कमीशन बना था इन ईयर 1992 में, ठीक है। तो जब मंडल कमीशन बना था, उसके रिकमेंडेशन पे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का स्थापना हुआ था, ठीक है। पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, परंतु इन ईयर 2018 इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई, ठीक है। अब अगला सवाल जो इस पे पूछा जा सकता है, वो इनके स्ट्रक्चर या फिर कॉम्पोजिशन पे पूछा जा सकता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो इट हैज 1 चेयरपर्सन, इट हैज ए वाइस चेयरपर्सन, और कुछ इनके मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। दिस इज योर कॉम्पोजिशन। एक सेकेंड,
नाउ इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, सिंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसकी अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट कराते हैं। डन है। और इनकी कार्यकाल होती है 3 सालों की। आए अपने सवाल पे। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। यस, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 हैज बीन रिपील्ड। यस, ठीक है। तभी तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने। The Secretary, Ministry of Social Justice of Empowerment, Government of India heads the commission. No, 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 no. It is headed by a chairperson, vice chairperson and 3 other members जिनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर है? बढ़े आगे। Which one of the following acts या behavior shall amount to sexual harassment as per the POSHA Act 2013? 2026 का सवाल है। Try to answer it. क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑल 3। ठीक है। बिहोल्ड जेंटलमैन, द क्वीन, ठीक है, द ब्रेव, द बोल्ड, भानवारी देवी। इनकी एक कुल 1 दशक की लड़ाई थी जिनकी वजह से ऐसा एक एक्ट बन पाया, जिनकी वजह से वर्क प्लेस में आज लड़कियां शायद थोड़ा सा सेफ फील कर पा रही हैं। भानवारी देवी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम किया करती थी। वो एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गई थी, जहाँ पे द स्कम ऑफ द सोसाइटी, द वर्मेन, द पेस्ट जैसे कुछ लोगों ने इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड टॉर्चर करा। इनकी लड़ाई थी जो कि इन्होंने लड़ी विशाखा के साथ, अंडर द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसकी वजह से आपने सुना होगा विशाखा गाइडलाइंस के बारे में। विशाखा गाइडलाइंस था जो कि बेडरॉक बना ऑफ पोशा एक्ट। इवेंचुअली पोश इवेंचुअली वो कोडिफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन ईयर 2013 इन द फॉर्म ऑफ पोषण एक्ट। सो इस एक्ट के अंडर क्या होता है ना, अगर कोई कंपनी है जहाँ पे एटलीस्ट 10 मेंबर्स हैं, 10 या 10 से ज़्यादा, वहाँ पे उन्हें एक इंटरनल कमिटी का उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, विच विल टेक केयर ऑफ सच ग्रीवांसेस। ठीक है। उसके बाद फिर ये एक लोकल कमिटी के पास जाता है, जो कि हेड किया जाता है बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डन। आगे बढ़े। चलिए। Arrange the following dignitaries in the correct sequence with respect to their rank precedence. Rank of precedence की बात की जा रही है। As per the table of precedence approved by the President of India. Try, try, but don't cry. चले। ये देखो, होम मिनिस्ट्री से एक डॉक्यूमेंट निकाली है हमने, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। ठीक है। एटलीस्ट मेरे कहने पे टॉप 10 को तो आप याद कर ही लो। ठीक है। और इनमें से भी है ना 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीज़न भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, प्लस काफ़ी पीवाईक्यूज आपको 7th वाले से मिलेंगे। चलिए, पहले नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। ही इज़ द वेरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहले नंबर पे आएंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन है, फिर हमारे सुप्रीम लीडर, प्राइम मिनिस्टर, एंड देन दी गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फिर आते हैं हमारे रामनाथ कोविंद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन स्पीकर। ठीक है। एक बार देख लेना इसे अच्छे से। डन है। चलें, बढ़ा जाए आगे। कस दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक और स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर सवाल है। चल ओवरव्यू देख लेंगे इससे रिलेटेड। ट्राई करो, रीड द ऑप्शन। सीबीसी से रिलेटेड सवाल है। बढ़ा जाए आगे। तो सीबीसी को है ना, आप पेन चल क्यों नहीं रहा है? इंक खत्म हो गई क्या पेन की? सीबीसी को है ना हम वॉच डॉग ऑफ इंटीग्रिटी भी कहते हैं। ठीक है। सो सांतानाम कमिटी बनी थी, उनके रिकमेंडेशन में 1964 में
1964 में संगठित किया गया था सीवीसी को, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन पे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। एक पोजीशन है, इन्हीं के इक्विवेलेंट दो और, माइंड यू दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, दो और विजिलेंस कमिश्नर आते हैं, ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर, इन तीनों की पोजीशन सेम है, इन तीनों के पावर सेम है, इट जस्ट अपॉइंटमेंट पोजीशन है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। नाउ इनकी जो टेन्योर बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज 4 years या फिर 65 year ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए। अगेन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। डन है, डन है क्या? आए अपने सवाल पे। नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, हाँ, एक बार देख लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन कमेटी कैसे बनती है। तो इनकी जो कमेटी होती है ना, उसके मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लस होम मिनिस्टर साहब, प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल गांधी, ठीक है। और सिंस इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसे अपॉइंट करते हैं। द कमिटी टू रेकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीसी हैज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एज वन ऑफ इट्स मेंबर। क्या ये बात सही है? सही है। In certain circumstances, leader of the single largest group in the opposition of Lok Sabha can be on the committee of recommendation। ये बात भी सही है। क्या कहना चाह रहा है? इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे कोई भी ऑपोजिशन पार्टी मिनिमम 10% सीट नहीं ला पाई है, यानी कोई एक डिस्टिंक्ट ऑपोजिशन पार्टी बन के नहीं आई है। इन दैट पर्टिकुलर केस, अमंग द ऑपोजिशन पार्टीज, वो पार्टी जो कि मैक्सिमम वोट पाई है, उसके लीडर को आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। मान लो अगर कांग्रेस 10% से कम लाती, 9% पे ही सिमट जाती, ठीक है, तो वो एक डिस्टिंक्ट ऑपोजिशन नहीं बनाती। इन दैट पर्टिकुलर केस ऑपोजिशन पार्टी जितने भी हैं, उनमें से भी जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हो, आप उनके लीडर को बिठा दे रहे हो यहाँ पे। आई बात समझ में? समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट ठीक है। कितना बड़ा यार, डिलीट कर देंगे सब कुछ, काम की चीजें सिर्फ फर्स्ट पेज थी, डिलीट कर दिया जाए। ट्रैश, 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 ट्रैश। क्या हो गया? क्या हो गया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सवाल है। नीति आयोग, नो माइंड यू, नीति आयोग ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करती थी, जो कि पॉलिसी थिंक टैंक की तरह काम किया करती थी। जितने भी हमारे 5 साल के प्लान्स बनते थे, वो प्लानिंग कमीशन द्वारा ही बनता था, ठीक है। इन ईयर 2015 हमने वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया बाय 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 नीति आयोग, ठीक है। रीड द ऑप्शन जेनमिन। हाँ, चलिए, तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ना, नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल नामक एक शब्द मिलेगा, जीसी, जिसके मेंबर्स होंगे सीएम ऑफ द स्टेट्स। जितनी भी स्टेट है उनके चीफ मिनिस्टर्स इसके गवर्निंग काउंसिल होंगे। और गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरपर्सन है, वो सीट होगा किसके लिए रिजर्व? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी एक्टिंग एज अ चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। डन, डन 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 है क्या? हो जाएगा सवाल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, क्या ये बात सही है? आप बताओ।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। यस, अगर चीफ मतलब चीफ मिनिस्टर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। चलिए, which amongst the following is the latest language to be included in the 8th schedule of the Constitution of India? ठीक है, टेक योर टाइम और बताओ आंसर। चलो, यहाँ पे है ना, मैंने लिस्ट दे दिया है, ठीक है। 8 शेड्यूल, पहले 14 ही हुआ करते थे, बट आज के डेट में टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनका एक लिस्ट मैंने दे दिया है। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ इनके जो स्पीकिंग बेल्ट है ना, वो सारे आपको मैप पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। आए अपने सवाल पे। नाउ व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर इज मैथिली। आगे बढ़े। Which one amongst the following state has the highest number of seats in the Council of State? Take your time, try करो, read the options. तो जब काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की जाती है ना, तो मुझे याद आता है 4th शेड्यूल, क्योंकि 4th शेड्यूल में ही दिया गया है राज्यसभा के सीट एलोकेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस। तो अगर आप वहां पे देखोगे ना, तो टोटल सैंक्शन सीट दी गई है 250, जिनमें से 238 वो है ना रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हैं, ठीक है। और 12 जो सीट है बचे हुए, वो है नॉमिनेशन वाले सीट्स, ठीक है। और इनकी एलोकेशन होती कैसे है? इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो इट इज बट नेचुरल कि यार वो स्टेट जहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी सीट ज़्यादा हो गई इन राज्यसभा। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की सीट टोटल 31 है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर स्टेट्स लाइक जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे केस में आंध्र प्रदेश के पास कुल 11 सीट है, तमिलनाडु के पास कुल 18 सीट है, बिहार के पास 16 है और मध्य प्रदेश के पास भी 11 है, ठीक है। हो जाएगा अब, बढ़ा जाए आगे। चलिए, एक बार है ना क्रॉस चेक कर लेना इसका सीट्स का थोड़ा। आ, तमिलनाडु का तो आई एम श्योर, आई एम कंफ्यूज इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोई चेक करके प्लीज एक बार बताओ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चलो, टेक योर टाइम। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट की चर्चा की जा रही है, हैज एडेड राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी। इज इट द केस? क्या ये बात सही कर रहा है? ये एक बात गलत है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू एजुकेशन ऐड किया है एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। डीपीएसपी में ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, किसमें किसमें आर्टिकल 45 में। डन, तो ये बात गलत है। नाउ राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इज इट द केस जेंटलमैन? नो, राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक डीपीएसपी है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा? आगे बढ़ा जाए। नाउ एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट का डेफिनेशन हमसे पूछा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम करने वाले हैं। बेयर एक्ट देखते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। यानी एक कॉम्पोनेंट हमें मिल रहा है किसका? यूनियन का। यूनियन की गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। दूसरा कंपोनेंट हमें किसका मिल रहा है? स्टेट का। तीसरा कंपोनेंट किसका है ये? एंड लोकल अथॉरिटी यानी लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। देयरफॉर पहला कंपोनेंट अगर हम देखें तो यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्लस यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा स्टेट एग्जीक्यूटिव प्लस स्टेट लेजिस्लेचर और तीसरा पंचायती राज एंड
म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, ठीक है क्या, सॉल्व किया जाए। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा अंडर आर्टिकल 12, होगा, क्योंकि ये लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट होगा, होगा, क्योंकि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव है। स्टेट लेजिस्लेचर होगा, होगा, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर है। लोकल अथॉरिटीज होगा, होगा, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। बड़ा जय, ये आप याद कर लोगे ना, इसी तरीके से 3 कंपोनेंट है, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे। चलिए, which of the following descriptions with regard to parliamentary privilege for members of parliament of India is or are correct? प्रोटोकॉल सेम रहेगा, टेक योर टाइम, ठीक है, 10 सेकेंड लो और पढ़ो सवाल को। चलो, काम की चीज क्या है यहाँ पे, काम की चीज है हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे सवाल पे। कलर चेंजेस टू येलो, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। नाउ इसकी फिर जो फॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं ना, इट इज द स्पेशल राइट, या फिर आप एग्जाम्पशंस कह सकते हो, या फिर आप इम्यूनिटी कह सकते हो, जो कि हम पार्लियामेंट को अकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गई, या फिर उनके मेंबर्स हो गए, या फिर उनके स्टाफ हो गए, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, उन्हीं को हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। प्रेशर इज प्रिविलेज इनमें, ठीक है, दीज आर स्पेशल राइट्स, immunities and 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 exemptions given to parliament houses, both houses, lok sabha plus rajya sabha, MPs and committees, ठीक है। सो अगर हम इसे डिवाइड करें ना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो आप बोल सकते हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है एंड एट द कलेक्टिव लेवल, यानी एंजॉयड बाय द पार्लियामेंट एज अ होल, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल लेवल वाला देख लेते हैं सबसे पहले। सो पहला पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो आप हम बात कर सकते हैं, इट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, यानी अगर पार्लियामेंट सेशन में हो तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, तक आप एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। बट सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ये चीजें अप्लाई होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और क्रिमिनल केसेस में ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता है, यानी देयर इज अ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में कर सकते हैं अरेस्ट, कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेंगी ये चीजें। दूसरा हम जो देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया जाता है, इट ऑल्सो कम्स अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, यानी प्रोसीडिंग के टाइम में, सेशन के टाइम में कोई भी चीज आप कहते हो, कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो, यू आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट, ठीक है, यानी आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है। तीसरा हम देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट सेशन में हो और कोर्ट की तरफ से आपको वो दिया जाता है, समन बुलाया जाता है टू स्टैंड एज अ विटनेस, यू कैन हम्बली डिक्लाइन दैट एज वेल, ठीक है, यानी देयर इज अ एग्जेम्पशन फ्रॉम बीइंग ए विटनेस, ठीक है, आप कोर्ट को मना कर सकते हो कि मुझे अपीयर नहीं होना है एज अ विटनेस। देन, तो ये 3 हम देखते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल। फिर आप देखते हो एक कलेक्टिव लेवल पे भी इनको मिलता है प्रिविलेज, ठीक है।
नाउ कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादा सवाल बने नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी बनते हैं, बट एक बार देख लेते हैं। सो कलेक्टिव लेवल पे सबसे पहला हमें जो देखने को मिलता है दैट इज़ राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग। ठीक है, पार्लियामेंट के पास राइट्स होता है कि अब वो जितने भी प्रोसीजर हुए हैं या स्टेटमेंट्स हुए हैं वो पब्लिश करना, या फिर आप पार्लियामेंट रोक भी सकती है किसी मीडिया हाउस को कि मैं नहीं परमिशन दे रहा हूँ इसे पब्लिश करने का। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम इट, अगर सी जनरल लोग भी आके बैठते हैं जब सेशन में रहता है पार्लियामेंट, तो जनरल लोग भी आके बैठ सकते हैं। अलाउड है नहीं अलाउड है वो अलग बात है। तो पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेज होती है कि वो है ना जनरल लोगों को बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, एक सीक्रेट मीटिंग हम एंजॉय एक सीक्रेट मीटिंग हम होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, दे कैन एक्सक्लूड दी स्ट्रेंजर्स। डन। अपार्ट फ्रॉम इट, पार्लियामेंट के पास ये राइट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं किन्हीं को भी। ठीक है, स्ट्रेंजर्स को हो गया या जनरल पब्लिक को पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट, या फिर अगर आपने कोई क्रिमिनल चार्जेस आपके अगेंस्ट आता है पार्लियामेंट के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा कहने पे। ठीक है, राइट टू पनिश। वापस आए सवाल पे, चलिए। नाउ स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सुओ मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। यस, स्पीकर के पास ये पावर होती है। ठीक है, तो ये तो सही है। नाउ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। ये बात भी सही है। ठीक है, जब प्रिविलेज मोशन पास किया जाता है देन इट इज टेकन इवन बिफोर द क्वेश्चन आवर। ठीक है, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाती है, क्वेश्चन आवर के पहले भी आप प्रिविलेज मोशन को कंसिडर कर सकते हो। नाउ प्रिविलेज एक्सटेंड टू द फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। क्या ये बात सही है? क्या क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन पे भी प्रिविलेज असाइन होता है, क्या कहते हैं, प्रिविलेज अप्लाई होता है? ये बात गलत है। यानी जहां पे भी थ्री थ्री दिख रहा है आप काट दो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एडजर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सवाल है पार्लियामेंट्री डिवाइसेस के ऊपर। टेक योर टाइम, एटलीस्ट रीड द ऑप्शंस। हम्म चलो, अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें ना एडजर्नमेंट मोशन की, तो वो होगा टू कॉज अ डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, और जो मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशंस, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होती है टू पास द एडजर्नमेंट मोशन इज 50। डन। मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक, ठीक है, और मिनिमम आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? एटलीस्ट 50 सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। चले, नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। यस, adjournment motion is an extraordinary procedure. Yes, it is an extraordinary procedure, reason being it has an element of censure। ठीक है, अगर कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन हुए हैं, अगर कोई ऐसे ऐसी पॉलिसी हुई है जिसके अगेंस्ट ऑपोजिशन कुछ बोलना चाहती है, ठीक है, या रेप्रिमांड करना चाहती है, तो आप ये एडजर्नमेंट मोशन लेकर के आते हो। ठीक है, नाउ दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट मे इवन बी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान से देखो, काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज हाई लाइकली कि वो गलत होता है। ये भी गलत है। रीजन बीइंग एडजर्नमेंट मोशन हमेशा और हमेशा जुरिस्डिक्शन को फॉलो करेगा। दैट इज यूनियन गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन जहां तक जाती है वहीं तक आप एडजर्नमेंट मोशन को लेकर आ सकते हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं अप्लाई होता है। नाउ द चेयर हैज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज कंसेंट। ये बात भी सही है
ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे ये डिपेंड करेगा कि वो टेकअप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाए। Who among the following was responsible for demarcating the borders between India and Pakistan during the partition of 1947? Answer is Cyril Radcliffe. Radcliffe कमीशन बनी थी। डूरेंट लाइन कहाँ पर है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में ड्रॉ किया गया था डूरेंट लाइन। और मैकमोहन लाइन कहाँ है? ये इंडिया और तिब्बत, जो कि अभी चाइना बन चुका है, उनके बीच साइन किया गया था इन ईयर 1914। कॉफी का एक सिप ले लिया जाए। Which one of the following features is correct about the first past the post system of election? समय लो, read the options. चलो, now read this snippet. ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। नाउ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, परंतु एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। नाउ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। यस। नाउ वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट। यस, दे डू नॉट वोट फॉर पार्टी। नाउ ए पार्टी में get more seats than votes in the legislature. Done है। Now candidate who wins the election may not get the absolute majority. यानी इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम वोट जो पार्टी जो कैंडिडेट लेकर आता है वो जीतता है। ठीक है, एग्जाम्पल है यूके और इंडिया। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडिडेट जीत गई है इवन दो सिर्फ 32% इसके पास आए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए। इट जस्ट कि जो चार कैंडिडेट्स थे 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से सबसे ज्यादा वोट किसको आए हैं? मैम को आए हैं। ठीक है, द विनर टेक्स इट ऑल। चलिए, हो जाएगा सॉल्व। अ कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजॉरिटी ऑफ द वोट। क्या ये बात सही है? सही है। नाउ मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बात गलत है। ये बात गलत है, ये वाला है ना। नाउ वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट द कैंडिडेट्स। क्या ये बात सही है? बोलो। द पार्टी में गेट मोर, ये रहा, द वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट्स। ये बात गलत है। नाउ एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेशन इन प्रोपोर्शन। ये तो ये सरासर गलत है। चला जाए आगे। Which of the following statement as per the Constitution of India is or are correct? चलो देखते हैं। Now the provision for reservation of women for India in Lok Sabha and Rajya Sabha has been made via the 106th Amendment Act of the Constitution. बात हो रही है 106th Amendment की। ठीक है, now 106th Amendment जो आया था ना, वो इंश्योर करता है इट हैज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, राज्यसभा की कोई चर्चा नहीं की गई है। डन है। नाउ देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की चर्चा की गई है। ठीक है, now there are provisions for reservation of seat for women in panchayat. Yes, it is done via 73rd Amendment Act. ठीक है, 1/3 of the total seat will be reserved for women at all three level. ठीक है, local self government में। डन। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। Which one of the following statement with reference to the preamble of the Constitution of India are correct? Now ये जो सवाल है ना, ये मैं कराऊंगा नहीं, हम रिवाइज करते हैं प्रियम्बल को। सबसे पहले जब आप प्रियम्बल देखते हो, प्रियम्बल बेस्ड किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने इंट्रोड्यूस किया था एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था।
और एक और फैक्ट मैं चाहता हूँ आप याद रखो, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उसमें 3 नए शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था। वो शब्द कौन से थे? वो शब्द था सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर को एंड इंटीग्रिटी को। वेयर इज इंटीग्रिटी? एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी दिख रहा है कहीं किसी को? एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड एडेड व्हाट? पेन का इंक खत्म हो गया लग रहा है। पेन का इंक खत्म हो गया है। ठीक है, चलो देख लें, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाउ वी पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए आपको एज इट इज। ठीक है, पूरा का पूरा प्रेम्बल एज इट इज, प्लीज 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 रट लो। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कितने प्रकार के जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। साथ ही साथ में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अभी आपको क्या करना है? आपको लिस्ट बनाना है, यहाँ पे जस्टिस लिखना है, कितने प्रकार के जस्टिस ये लिखना है, लिबर्टी लिखना है, कितने प्रकार के लिबर्टी, कुल 4 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के हैं। ठीक है, फिर इक्वालिटी लिखना है, कितने प्रकार की इक्वालिटी? 2 प्रकार के। फिर फ्रेटर्निटी लिखना है। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स है जिस पे हमेशा आपसे सवाल पूछे जाएंगे। डन है, आगे बढ़ा जाए। और एक काम की चीज है यहाँ पे, ये डेट। ठीक है, 26 नवंबर 1949। चले फिर आगे। Which one of the following statement about motion in the Parliament of India is correct? आ जाओ देखते हैं। Now, motion of no confidence can be admissible against an individual minister in the Council of Minister. Is it the case? क्या आप लोकसभा में एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट पारित कर सकते हो? नहीं, क्योंकि there is something called as Article 75 which talks about collective responsibility। ठीक है, we swim and we sing together। ठीक है, तो यानी अगर रेजिग्नेशन होगा, अगर क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। नाउ इन नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड। जरूरी नहीं है, आपको जरूरत नहीं है ग्राउंड सेटअप करने की। हाउएवर हमने जो एडजर्नमेंट मोशन हमने देखा था पिछले स्लाइड में, उसमें आपको ग्राउंड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन द एलिमेंट ऑफ सेंजर। नाउ राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन ए मोशन ऑफ लोकसभा। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली एंड ओनली अकाउंटेबल टू दी लोकसभा। नाउ ए सेंसर मोशन नीड नॉट बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। ये बात गलत है, एक स्पेसिफिक ग्राउंड आपको देना पड़ेगा। डन, तो करेक्ट क्या है इसमें? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया? बेहद ही आसान सवाल, सीडीएस 2025 का। आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी द्वारा बनाया गया। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ताशकंद एग्रीमेंट इज करेक्ट? इट्स अ फैक्ट बेस्ड सवाल जेंटलमैन। ठीक है, आंसर होगा इंडिया एंड पाकिस्तान 1965 वॉर के टाइम में ये साइन किया गया था। हाँ, which among the following is not a language listed in the 8th schedule of the Constitution of India? यहाँ पे लिस्ट दी गई है सारे के सारे लैंग्वेजेस की, हमने पिछले स्लाइड में कवर भी किया है, एक बार वापस से देख लेते हैं। असमीज इंक्लूडेड है, बंगाली है, बोडो लैंग्वेज है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है ना। इसका तरीका जो मैंने बताया ना, वो मैप के थ्रू इसे कवर करना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ऐसे लिस्ट याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप जो मैप मैंने दिया था वहाँ पे आप नॉर्थ से साउथ जाओ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद किया करता था। ठीक है,
विजुअल मेमोरी ज़्यादा इसमें काम करेगी आपको। तो आंसर क्या होगा इसमें? गोंडी होगा आंसर, ठीक है? गोंडी इज़ नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। चलिए आगे, ये देखो, इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे कहीं गोंडी दिख रहा है आपको? नहीं ना? गोंडी, गोंड जो जनजाति है वो आपको इस बेल्ट में मिलेंगी। चलो, which of the following statement are not correct? In world politics, hard power can be exercised by both states and other actors involved using the threat or coercion. Hard power की definition दी गई है। क्या ये बात सही है? हार्ड पावर यूजुअली मिलिट्री पावर को कहा जाता है, ठीक है? कोर्जन हो गया, मिलिट्री पावर हो गया, उसे आप हार्ड पावर कहते हो। ऑन दी अदर हैंड, सॉफ्ट पावर होता है जब आप इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हो, ठीक है? जब आप डिप्लोमेसी का यूज़ करते हो, आप इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हो, जब आप अपने कल्चर का यूज़ करते हो, दैट कम्स अंडर सॉफ्ट पावर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एग्ज़ाम्पल है, जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, वी ट्राई टू एप द वेस्ट। यूएसए में जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को हम कूल मानते हैं एंड वो चीज़ें हम फॉलो करते हैं। दैट कम्स अंडर द सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए। डन। नाउ ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरली इकोनॉमिक एंड नॉट कल्चरल। गलत ऑप्शन है ये। रीजन बीइंग, क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स सब में क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये तो गलत है। Now, the term Washington Consensus refers to the policy that seeks intervention in the market. Now, Washington Consensus क्या है ना? बेसिकली ये सेट ऑफ 10 रिकमेंडेशन है, ठीक है? रिकमेंडेशन है ऑफ मार्केट ड्रिवन इंटरवेंशंस। जब कोई एक डेवलपिंग इकोनॉमी किसी भी कारणवश, हो सकता है कि वॉर की वजह से, फेमाइन की वजह से, या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से उनकी इकोनॉमी डीरेल हो चुकी है, इन दैट पर्टिकुलर केस एक मार्केट ड्रिवन इंटरवेंशन की रिकमेंडेशन की लिस्ट को हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। ये इन टोटल 10 है, हाउएवर मुझे लग रहा है ये बढ़ गया है अभी। वैसे मैंने लिस्ट बना रखा है, ले बढ़ चुका है ये, नहीं 10 ही है अभी। हम्म, तो ये ओरिजिनल, ठीक है? ये बढ़ाया हुआ। डन, आगे बढ़े। ऑथार्की इज जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। ये बात भी सही है, ठीक है? ये वोकैबुलरी है, शब्दावली है, ठीक है? अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक स्टेट विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड विथ पोटेंशियल ड्रॉबैक इंक्लूडिंग हायर कॉस्ट, लिमिटेड एक्सेस टू फॉरेन गुड एंड लैक ऑफ कंपटीशन। भूटान को आप एक लेवल पे उनकी इकोनॉमी को आप ऑथार्की कह सकते हो, ठीक है? मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, बट एक लेवल पे आप ऑथार्की कह सकते हो। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही पार्ट 3 आए आपको याद आना चाहिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। एक्शन हो जाए या इनएक्शन हो जाए, इन बोथ द केसेस जेंटलमैन यू कैन सीक रेमेडी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर स्टेट द्वारा आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है, ठीक है, अनटचेबिलिटी फेस करने को मिल रहा है, उस केस में आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। और अगर स्टेट कोई एक्शन नहीं लेती है उसके उसके अगेंस्ट, उस केस में भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। मतलब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट, ठीक है? यानी आइदर इन द केस ऑफ ओमिशन और इन द केस ऑफ कमीशन, इन बोथ द केसेस you can seek the restoration of your fundamental rights. Then, under Part 3 of the Constitution of India, individuals can enforce right guaranteed by this part when they are violated by not only the action of the government but also the inaction. क्या यही बात करी है अभी हमने? क्या यही बात करी है हमने? बोलो, बोलो, आगे बढ़ जाए।
Which one of the following statement with respect to the right to have a legal aid is correct? Now, right to have legal aid, gentlemen, is explicitly mentioned in Article 39A, ठीक है, of DPSP. यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, मैंने एक बेयर एक्ट से स्निपेट लिया हुआ है. Article 39A, equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. ठीक है, ये जो स्कीम की बात की गई है ना, कहाँ गया स्कीम, सुटेबल लेजिस्लेशन एंड स्कीम, इसी के तहत हमने नालसा बनाया है एज वेल एज सालसा. ठीक है, दिस इज एट द नेशनल लेवल, दिस इज एट द स्टेट लेवल. डन. चलो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन अंडर द डीपीएसपी, यस, अंडर आर्टिकल 39A. It is the duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest. Yes, this is procedural duty of the police कि जैसे ही आपको डिटेन किया जाता है वैसे ही आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जल्द से जल्द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी को. हाउएवर कितना ही ज़्यादा ये प्रैक्टिस में होता है वो हमें नहीं पता, परंतु ये प्रोसीजर है. आंसर इज बोथ 1 and 2. According to B.R. Ambedkar साहब, which one among the following article is the heart and soul of the Constitution of India? इसे तो आपको याद करके घोल लेना चाहिए. आर्टिकल 32, right to remedy itself is a fundamental right. Who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court of India recognizing the right to privacy as a fundamental right? Now, Justice K.S. Puttaswamy एक retired High Court judge थे. It was in the case of Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. इन्होंने चैलेंज किया था दी मैंडेटरी नेचर ऑफ आधार. ठीक है. Through the 42nd Amendment Act of 1976 of the Constitution of India, which of the following were inserted into the preamble? Take your time, gentlemen. देखो क्या बोला जा रहा है. चलिए, ऑप्शन ई क्या कह रहे हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीव वो सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ एंड बिलीव. ये बात गलत है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है. बस इतना ही था जो हमने अभी देखा था ना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड ऐड कर दिए गए थे. वो 3 वर्ड कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, ये देखो यहाँ पे, जिसकी वजह से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पहले ये शब्द नहीं था. ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट के बाद. पुराने वाले एक बार प्रीएम्बल खोल के देखना, यू विल नोटिस द डिफरेंस. देन नाउ द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वो सब्स्टिट्यूटेड बाय द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ये बात सही है. आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे बढ़े. Which of the following condition is or are necessary for issue of writ of certiorari in India? Now gentlemen, मैं चाहता हूँ ये सवाल को आप होल्ड पे रखो. ठीक है, हम रिट रिवाइज करेंगे. ये कुछ रिट है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टोररी, quo warranto एंड प्रोहिबिशन, एंड एक साथ 3 से 4 सवाल लगा के एक इससे रिलेटेड 3 से 4 सवाल हम देखेंगे. ठीक है, आई शुड हैव एडेड इट हियर ओनली, बट ठीक है, कोई नहीं. कमेंट सेक्शन में एक बार याद दिला देना. ठीक है, पहला काम यही करेंगे, हम रिट रिवाइज करेंगे और एक साथ ही 3 से 4 सवाल इससे रिलेटेड कर लेंगे. Who among the following Chief Justice of India ordered the constitution of a special bench called Social Justice Bench? Answer is Justice H.L. Dattu. ठीक है, फैक्ट बेस्ड सवाल था. इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हमें याद रहे ये सारी चीज़ें. तो ये 2014 में इन्होंने ये ऑर्डर दिया था. ठीक है, सोशल जस्टिस बेंच बनाने का, जिसके में जितने भी इश्यूज होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है, जो कि सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, उन इश्यूज को सोशल जस्टिस बेंच टेकअप करता है. ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ठीक है, सबसे पहली चीजें जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान में रखो कि सॉलिसिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इट इज ए स्टैट्यूटरी पोस्ट। ठीक है, और ये पोस्ट को बनाया गया था टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, आर्टिकल 76। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाता है रॉन्ग, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव ए मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा कमिटी? ठीक है, कमिटी रिवाइज करके हम अभी 10 सेकेंड लो। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी देख लेते हैं, ठीक है, सारे ऑप्शंस वाले एटलीस्ट। आ जाओ जी। तो बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना, ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स हम देख लेंगे सारे कमिटीज का। ठीक है, तो सबसे पहला कमिटी हम देख लेते हैं पब्लिक अकाउंट। ठीक है, जिसे आप प्यार से पैक भी कहते हो। ठीक है, अगर मेंबर्स की बात करें तो इट हैज़ 22 मेंबर्स। ठीक है, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। जो मेन इनका काम होता है ना, एनुअल रिपोर्ट जो कैग पारित करती है हर साल। क्या कहते हैं, कैग एक एनुअल रिपोर्ट जारी करती है और उस एनुअल रिपोर्ट की स्क्रूटनी करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ठीक है, इट ऑडिट्स देन, फिर और क्या देख रखा है, एस्टिमेट कमेटी देख लेते हैं। ठीक है, अगेन मेंबर्स कितने होते हैं एस्टिमेट कमेटी में? इन टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, ऑल फ्रॉम लोकसभा। और इनका काम क्या होता है बेसिकली, क्या कहते हैं, इनका काम है ना, बजट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने इकॉनमी हो गई या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी थिंक टैंक का काम करते हैं एस्टिमेट कमेटी। हाँ, और क्या आप देख सकते हो, पैक में जो चेयर पर्सन होता है ना, वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हमारे केस में कांग्रेस का चेयर पर्सन विल ऑलवेज बी फ्रॉम दी कांग्रेस। डन। और एस्टिमेट में क्या है, वो रूलिंग कमेटी से आते हैं, सॉरी रूलिंग पार्टी से आते हैं। और क्या दे रखा है यहाँ पे, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, व्हाट डज दैट डू? और जो देख लेते हैं। सो इसमें क्या है ना, मेंबर्स अगेन कितने होते हैं, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 आते हैं फ्रॉम लोकसभा और 7 आते हैं फ्रॉम राज्यसभा। और चेयरपर्सन हमेशा हमेशा वो लोकसभा से ही रहेगा। ठीक है, आंसर इज एस्टिमेट कमिटी डज नॉट हैव अ मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। चलिए, which one of the following statement about the election of the president of India is not correct? Is not correct। सवाल है इलेक्टोरल कॉलेज पे, टेक योर टाइम, एटलीस्ट रीड द ऑप्शंस। चलो, छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। ठीक है, तो जो लोग इंक्लूडेड होंगे वो देख लेते हैं, कौन कौन वोट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स अलाउड नहीं है। एक्सक्लूडेड कौन है?
nominated members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Council. ठीक है, और it is done by the process of proportional representation by the means of single transferable vote. Done? Not correct. Now, union minister shall not be eligible for the election or as the president. क्या ये बात सही है? ये बात गलत है. Reason being, union minister does not qualify as the office of prophet. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर बिना रिजाइन किए भी खड़ा हो सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. सही है. द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सही है. द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, ये भी सही है. आगे बढ़े. The Citizenship Act of 1955 deals with the determination of citizenship on or after. फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकता. आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 51. अगेन डीपीएसपी पे आ गया है. ठीक है, इसी से पता चलता है डीपीएसपी हमें अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. Promote international peace and security, maintain just and honorable relation between the nation, use of UN peacekeeping force for resolution of international dispute. It is not the part of Article 51. It is not the part of Article 51. Which one among the following department या फिर authority is not under the Ministry of Home Affairs? Again ये सवाल skip करने वाला था. ठीक है. Answer is option C, the National Authority of Chemical Weapon Convention.